अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, आपके दिन का आगाज हो चुका होगा। आज हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं, सोशल स्टोरीज हैं। हसनैन, मुझे ये बताएं कि आप सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं? बहुत कम पीता हूँ, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जो आप ये कह रहे हैं ना बहुत कम, इसको भी कम कर दें। और अभी आप कम पीते हैं तो इसके लिए आपके बाल बहुत अच्छे हैं और घने भी हैं। अच्छा, क्यों? मैं गंजा हो जाता? जी हाँ, आप गंजे हो जाते अगर आप मुसलसल इसका इस्तेमाल करते तो। ओह माय जी हाँ, गुडनेस। और मैं अब आपको बताऊंगी कि इसको पीने से क्या क्या होता है, क्योंकि मीठे मशरूबात बालों के झड़ने और ज़हनी दबाव का बाइस बनते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको इस तरह की एक स्टोरी शेयर की थी, याद होगा आपको। डायरेक्ट आप वैसा पे अटैक कर रही हैं? नहीं मेरी मजाक। तो जी, तहकीक में ये इंकशाफ हुआ है कि ज़्यादा मीठे मशरूबात जैसे कि एनर्जी ड्रिंक्स हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, या फिर चाय में चीनी की मिकदार ज़्यादा होने से जो मर्द हजरात होते हैं उनमें गंजपन और ज़हनी दबाव का ख़तरा बढ़ जाता है। और बीजिंग की एक यूनिवर्सिटी ने ये रिसर्च की है जिसके मुताबिक ये चीज़ सामने आई है कि जो मर्द बाकायदगी से चीनी वाले मशरूबात पीते हैं उनमें मेल पैटर्न बैडनेस का इम्कान ज़्यादा होता है। और इसके अलावा एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन की ज़्यादा मिकदार भी होती है, जो कि आपके तेज़ धड़कन, शदीद परेशानी और बाज़ औक़ात जो दौरे पड़ जाते हैं ना मर्दों को उसका भी बाइस बनते हैं। और माहिरीन जो सेहत है उनका ये भी कहना है कि मर्दों को अपनी खुराक में उन मशरूबात की मिकदार को महदूद रखना चाहिए ताकि बालों की सेहत और मजमूई जो आपकी जिस्मानी और ज़हनी फिटनेस है वो बरकरार रहे। बिल्कुल ऐसी है। इससे पहले कि आपको कोई गंजपन के हवाले से और मशवरा दे, गजल के मशवरे के ऊपर अमल कीजिए और आप कोल्ड ड्रिंक से छुटकारा हासिल कीजिए। और उसके बाद हमारे कल्चर में सबसे ज्यादा प्रिवेल करती है चाय, वो भी चीनी से भरपूर। जब तक आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे चाय पीने वाले में और वहाँ पे डालना चीनी की चमचे, अगर चीनी कम हो तो उसके ऊपर आप 2 चम्मच और डालते हैं, उसके बाद होता क्या है, आप गंजे हो जाते हैं, आपको पीआरपी करवानी पड़ती है, आपको डॉक्टर्स के चक्कर काटने पड़ते हैं और फिर आप यही कहते हो मेरी जवानी में मेरे बाल बहुत अच्छे थे, पता नहीं कहाँ से जड़ गए। एक बीमारी तो वरासती बीमारी है, लेकिन जिन लोगों को आमतौर पर जिनके घर में सबके बाल साबित हैं, सबके बाल पूरे हैं, उनको चाहिए कि वो मशरूबात से, और चाय अगर पीनी है तो चीनी से बगैर पिए, मशरूबात से इज्तनाब करें ताकि आप जिस तरह गजल आपको बता रही हैं कि गंजपन का शिकार ना हो। और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि इन मशरूबात से आपको लाक होती हैं। ख़वातीन और साथ आगे बढ़ते हुए गंजपन के बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक ऐसी स्टोरी गजल कि आप हैरान हो जाएंगे। गजल पहले ही हंसना स्टार्ट होगी, इनको पता है कि मैं क्या बयान कर रहा हूँ। वैसे आजकल जो शादियों का रवाज बहुत ज्यादा है और शादियां बाकायदा से मैरिज हॉल में होती हैं, लेकिन कभी आपने सुना कि मुर्गा और मुर्गी की शादी भी मैरिज हॉल में हो सकती है? मेरे लिए एक बहुत ही अनोखी सी शादी है। ये दुनिया में किसी और जगह पे नहीं हुई गजल, ये पाकिस्तान में लाहौर में हुई है। पाकिस्तान में लाहौर में हुई है। और मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह मेरे लिए ये अनोखी सी खबर है, ये सबके लिए अनोखी सी खबर है। ये सबके लिए अनोखी खबर है, एग्जैक्टली जी। अच्छा, ये लाहौर में हुई अनोखी शादी, मुर्गा मुर्गी की शाहाना तकरीब। लाहौर में एक ऐसी शादी मुनक्किद हुई जिसमें मकामी लोगों समेत गैर मुल्कियों को भी हैरान कर दिया। ये शादी किसी इंसान की नहीं बल्कि एक मुर्गा और मुर्गी थी, जिसे रवायती अंदाज में एक मैरिज हॉल में मुकम्मल रसूमात के साथ सर अंजाम दिया गया। जी हाँ, मुकम्मल रसूमात से मतलब ये कि मुर्गी को दुल्हन की तरह फूलों से सजी गाड़ी में पार्लर लेकर जाया गया, जहां उसे तैयार किया गया, जबकि दूल्हा यानी मुर्गा भी किसी से कम ना था, उसे भी पार्लर से दूल्हे के अंदाज में तैयार करवाया गया। शादी के दौरान बारातियों ने डोल की थाप पर अनोखा जश्न मनाया। अच्छा। सबसे दिलचस्प जो मरहला था वो ये था कि दूध पिलाई की रस्म भी अदा की गई और दुल्हन मुर्गी को मुंह दिखाई में सोने की चेन भी पहनाई गई। आखिर में इन दोनों को एक सजे हुए पिंजरे में छोड़ दिया गया, जहां से उनकी रुखसती का अमल। अच्छा, मैं आपको वैसे एक मजे का सवाल है, एक मतलब कोई खास वो नहीं कि इन्हीं मुर्गा मुर्गी को कहीं एंड में ज़िबा करके खा तो नहीं? वो तो फिर कत्ल में शुमार हो जाएगा, जितने ज्यादा मतलब जाहिर है एंड में यही बचता है। अब वो कहाँ गए होंगे जिस तरह से उनके ऊपर इतना पैसा उड़ाया गया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से उनको दुल्हन बनाया जा रहा है, हर तरह का मेकअप किया जा रहा है और मेकअप करने वाले भी माशाल्लाह उनको भी बहुत हंसी आ रही है। आप इस वक्त देख सकते हैं। ये देखिए, ये हालात ये कि ये कोई इतने क्या कहते हैं, दिखने में भी कोई इतने खूबसूरत नहीं है, वाइट कलर है इनका, लेकिन आप देखिए कि ये पाकिस्तान के हालात है जहाँ पे हिस्टोरिक एक वेडिंग है, मतलब जहाँ पे हम रोना रो रहे हैं कि लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, लोग कतारों में खैरात की लाइनों पे लगे होते हैं खाना जो है वसूल करने के लिए। वहाँ पे इस तरह की तकरीबात भी होती है जहाँ पे फॉरेनर्स भी आते हैं और वो भी एंजॉय करते हैं। फॉरेनर्स भी आते हैं, एंजॉय करते हैं। और अजीबोगरीब सी ये खबर थी लेकिन इंटरेस्टिंग भी थी, इसलिए हमने आपके साथ शेयर कर ली। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि अच्छी खुशखबरी है क्योंकि पाकिस्तान में बिजली के निर्ख कम होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कभी जब ज्यादा होते हैं तब
भी हम शेयर करते हैं तो अब कम हो रहे हैं तो हमें शेयर करनी अच्छी चाहिए। खबर। एग्जैक्टली मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी है, क्योंकि पाकिस्तान में बिजली के निर्खों में तकरीबन 2 रुपए फी यूनिट कमी मुतवक्के है, जिससे कराची समेत तमाम शहरों के सार्फिन को शहरों के जितने भी लोग हैं सार्फिन हैं उनको फायदा पहुंचेगा। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नैपरा को बिजली तकसीम करने वाली कंपनियों की जानिब से दरख्वास्त मौसूल हो चुकी है, जिसमें रवा माली साल के दूसरे तिमाही एडजस्टमेंट के तहत यानी कि 52.12 अरब रुपए की कमी की दरख्वास्त ये की गई है। अगर नेपरा ने दरख्वास्त मंजूर कर दी तो बिजली सार्फिन को बड़ी माली सहूलत मिलेगी। लेकिन इससे पहले क्या हुआ था, अगर दिसंबर 2024 की मैं आपके साथ बात शेयर करूं तो बिजली के निर्खों में 20 पैसे फी यूनिट का इजाफा किया गया था, जिसका बोझ सार्फिन को रास्त जो है वो बर्दाश्त करना पड़ा था। बेशक 1 रुपए 2 रुपए, लेकिन कमी तो हो रही है। बिल्कुल ऐसी है, कमी को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। और जिस तरह इजाफा होता है, इजाफा तो इस तरह होता है आप बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि वो हर 15 दिन में कभी 2 रुपए बढ़ जाते हैं, कभी 3 रुपए बढ़ जाते हैं। अब ये 2 रुपए कमी के ऊपर हम शादियाने तो बजा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को भी इस हवाले से कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि जब बढ़ाते हैं तो आप इतनी ज्यादा बढ़ा देते हैं कि बाद में फिर 2 रुपए हमें बहुत ज्यादा कम लगता है। सो फाइनली इट्स अ गुड न्यूज। मेरे पास भी एक बहुत ही अच्छी खबर है। अच्छा। आपने पूरे पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर बताई, तो मेरे पास भी पूरे पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। अच्छा। क्या आपको पता है कि दुनिया में जितना भी फुटबॉल यूज होता है वो सियालकोट में बनता है? जी हाँ, इससे पहले भी हमने ऐसी खबर शेयर की थी, आपको याद होगा, जिसमें हमने खेलों के सामान के हवाले से बात की थी। बिल्कुल ऐसी है। सियालकोट की बात की जाए तो फुटबॉल जिसकी आलमी पैदावार में सियालकोट में भी नुमाया इजाफा हुआ। सियालकोट जो सदियों से खेलों के सामान बनाने में आलमी शोहरत रखता है, दुनिया के तकरीबन 70% फुटबॉल तैयार करता है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में इस्तेमाल होने वाले फुटबॉल्स भी सियालकोट की फैक्ट्रियों में बनाए गए, जबकि उनके लाखों रेप्लिका गेंदों में भी दुनिया भर में उसको बनाकर फरोख्त किया गया। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक 2021-22 में 43 मिलियन से जायद फुटबॉल बरामद किए गए, जिनकी मालियत $191 मिलियन थी। 2022-23 के इब्तदाई 6 माह में पाकिस्तानी फुटबॉल की बरामदात में 53.58% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो पाकिस्तान की खेलों की सनत में नुमाया तरक्की को जाहिर करता है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। जिस तरह से आप देखें कि 54% का इजाफा हुआ है, और 2021-22 की आपने जो रेशो बताई, फिर 22-23 की रेशो बताई, जिस तरह से यहाँ तक कि आपके देखें कि रेप्लिका है, मतलब कोई असल भी नहीं है, रेप्लिका तैयार जिसमें की जाती है, उसको भी कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और जब ये वर्ल्ड वाइड जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, जब जाती हैं, बिकती हैं, तो ज़ाहिर पाकिस्तान का नाम भी रोशन होता है। तो आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की मोनूमेंट आपकी ताकत, नई टेक्नोलॉजी का इनकलाबी कदम। तसव्वुर करें आप कि आप चलते फिरते अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर रहे हो, ये एक नई टेक्नोलॉजी सामने आई अच्छा, है। मतलब हम जाते जाते मोबाइल फ़ोन भी चार्ज होंगे? एग्जैक्टली आप रनिंग कर रहे हैं, आप मूवमेंट कर रहे हैं अपने हाथों की, जैसे अभी आप बैठे हुए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप ये तसव्वुर करें कि कोई भी आपके पास डिवाइस है वो आपकी चार्ज हो जाएगी। ये घड़ी तो मेरी चार्ज होती है, मेरी मूवमेंट पे चार्ज होती है। एग्जैक्टली तो बस फिर इस तरह मेरी रिस्ट मूवमेंट होती है, इतनी घड़ी चार्ज होती है। ये अब आपकी ना मजीद टेक्नोलॉजी मजीद भी बढ़ी है जो लोगों तक पहुंचाई जाएगी। तो नई वेयरेबल टेक्नोलॉजी ने ये मुमकिन बनाया है। यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू के साइंसदानों ने एक छोटा और लचकदार जनरेटर भी तैयार कर लिया है, जो जिस्म की हरकत से तवानाई पैदा करता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और यानी कि आप जब भी चलेंगे, या फिर आप कुछ टाइप करेंगे, या फिर आप रनिंग करेंगे, आप भागेंगे, कुछ भी, तो आपका फ़ोन चार्ज होता रहेगा। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर की जानिब से भी साइंसदानों ने एक ऐसी ही डिवाइस बनाई है जो जिस्मानी हरारत को बिजली में तब्दील करती है, और ये वेयरेबल डिवाइस अंगूठी या ब्रेसलेट की शक्ल में पहनी जा सकती है, और जिस्म के अंदरूनी दर्जा हरारत से तवानाई हासिल करके इलेक्ट्रॉनिक्स को चलाया जा सकता है, यानी उनको चार्ज किया जा सकता है। और ये टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल में आम बैटरियों की ज़रूरत ख़त्म कर सकती है, जिससे रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक बड़ी आसानियाँ भी पैदा हो जाए। वाह जी, ये एक बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि टेक्नोलॉजी दुनिया में सरायत कर चुकी है, और इस तरह की टेक्नोलॉजी एकदम से पूरी दुनिया में छा भी जाती है। आप देखिए कि आज से कुछ अर्सा पहले गज़ल अगर बात करें सोलर टेक्नोलॉजी की, हम सिर्फ सुना करते थे, लेकिन आप आज देखेंगे इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, किसी भी ऑफिस में देखेंगे या लोगों के घरों में देखेंगे तो ऊपर सोलर पैनल लगे हैं। सो आजकल जिस भी टेक्नोलॉजी का हम जिक्र करते हैं तो वो कुछ अरसे में मार्केट में होती है, और ये एक बहुत ही अच्छा इक़दाम है। और अब आप अपना मोबाइल फ़ोन चलते फिरते चार्ज कर लेंगे। जिस तरह से आप रिस्ट वॉच आपकी चार्ज होती है, इसी तरह से आपकी जितनी भी हरकत और सकनात हैं उनसे आपका मोबाइल फ़ोन भी चार्ज हो सकता है। आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही अनोखी खबर है मेरे पास। अच्छा, एक ऐसी खबर है, अनोखी खबर नहीं, आप ज़्यादा कुछ बता रहे हैं। क्योंकि खबर जब हो बोनस की,
خبر جب ہو ملازمین کو انعامات دینے کی تو وہ ایک انوکھی خبر ہوتی ہے. پاکستان میں بھی مل گئے اتنے انعامات. ہاں اس طرح کے انعامات آپ اس وقت اسکرین پہ بھی دیکھ رہی ہوں گی. چینی کمپنی کا ایک انوکھا انعام ہے جہاں پہ انہوں نے اپنے ملازمین کے لیے $11 ملین میز پر رکھ دیا. میز پر کیوں رکھے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. چین میں ایک بڑی کمپنی نے اپنے ملازمین کو بونس دینے کا ایک ایسا طریقہ اپنایا جو پوری دنیا میں وائرل ہو گیا. کمپنی نے $11 ملین نقدی میز پر رکھ دیے اور ملازمین کو صرف 15 منٹ دیے کہ وہ جتنا اٹھا سکتے اٹھا لیں. ویڈیو میں ملازمین کو تیزی سے نوٹ سمیٹتے دیکھا جا سکتا ہے اور یہ ویڈیو انسٹاگرام، ایکس اور مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر لاکھوں بار دیکھی جا چکی ہے. اور کیوں نہ دیکھا جائے, اس طرح ملازمین کے لیے اچھا کام کیا جا رہا ہے. دیکھی جائیں گی. ویسے یہ 15 منٹ میں تو انہوں نے بہت کچھ نہیں بٹور لیا ہوگا. 15 منٹ میں تو مجھے لگتا ہے کہ ڈھیر سارے پیسے اٹھا لیے ہوں گے. 15 منٹ ٹائم ٹھیک ہے, کوئی زیادہ کم ٹائم بھی نہیں ہے. اور لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ پراپر میرے خیال ہے آپ ویڈیو میں دیکھیں نا, پراپر گن کے اور وہ سائڈ پہ کر رہے ہیں. مطلب کہ کس نے کتنے, وہ یہ نہیں ہے کہ آپ پاکستانیوں کی طرح جائیں گے اور وہ جس طرح کسی کے اوپر وہ پیسے گرا رہے ہوتے ہیں نا, ایک دم نیچے سے وہ چن رہے ہوتے ہیں اور بیگ میں ڈال رہے ہوتے ہیں. وہ دیکھیں پراپر اس کو گن بھی رہے ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور مطلب اس میں کوئی رولز اینڈ ریگولیشن بھی ہوں گے کہ آپ کو چھوٹا نوٹ مل گیا, ٹھیک ہے جی, اس کے بعد آپ کو بڑا نوٹ ملے گا, اس کے بعد اس سے بڑا نوٹ ملے گا. سو $15 ملین تو انہوں نے, $11 ملین تو انہوں نے رکھے ہیں, لیکن اس کے بعد رول اینڈ ریگولیشن بھی ہوں گے, کچھ بچائے بھی ہوں گے انہوں نے. فالو کرنا ظاہر ہے. 11 ملین انہوں نے ٹیبل پہ رکھے تو ایسے تو نہیں رکھے ہوں گے, کچھ تو اس میں ہوگا. اور ویسے بھی جیسے آپ نے انوکھی خبریں آج بتائی ہیں, تو خیر یہ آج ہماری سوشل سٹوریز تھی. امید کرتے ہیں کہ جس طرح ہم انٹرٹین ہوئے, آپ کو انٹرٹین کیا, مزہ آیا ہوگا, آپ کو سن کر بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو بھی ملا ہوگا. یہاں لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. اب ملکی سیاست کے اوپر بات کریں گے جہاں پہ خط کی بھی باز گشت ہے جو کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے لکھا ہے اور آرمی چیف کے نام یہ خط لکھا گیا ہے. اور اس خط میں بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. الیکشن کے حوالے سے بات کی گئی ہے, پھر جو آپ کی ایجنسیز ہیں ان کے کردار کے اوپر خان صاحب نے بات کی. اور فائنلی لگتا یہ ہے کہ برف کہیں نہ کہیں پہ خان صاحب چاہتے ہیں یا پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ وہ پگھلے, کیونکہ پہلے جو ہم دیکھتے تھے غزل کہ کافی زیادہ ایگریسو بیانات آتے تھے, اسپیشلی اگر آرمی چیف کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کے حوالے سے بھی ایگریسو موڈ میں ہوتے تھے. کیونکہ باتیں اب یہ کی جا رہی ہیں کہ شاید گراؤنڈ ریئلٹیز کچھ ایسی ہیں کہ شاید پی ٹی آئی کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہے, بٹ یہ ساری اس تمام تر باتوں میں کتنی حقیقت ہے یہ ہم جاننے کی آج کوشش کریں گے. کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل چودھری صاحب, آپ ماہر قانون بھی اور سینئر رہنما بھی ہیں پی ٹی آئی کے. ویلکم ٹو صبح کی سوچ فیصل صاحب, السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ فیصل صاحب, جس طرح سے یہ کل خط لکھا گیا, آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور باتیں اب یہ کی جا رہی ہیں کہ شاید گراؤنڈ ریئلٹیز کچھ بدل رہی ہیں, اور خط میں یہ بات کی گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کرنی چاہیے. کیا کچھ چل رہا ہے؟ دیکھیے, عمران خان صاحب نے وہ جو کور ایشوز ہیں جن کے اوپر توجہ مبذول کرائی ہے, وہ وہی ہیں جو زبان زد عام ہے, جو عوام کی خواہشات ہیں. ظاہر ہے کہ عوامی لیڈر ہیں اور انہوں نے اپنی فوج کو جو ہے ایڈریس کیا ہے, فوج کو جو ہمیشہ سے وون کرتے ہیں, اور جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس میں عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ قوم جو ہے وہ آئیڈیلی فوج کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. اور لیکن کچھ پالیسیز ایسی ہیں جن پر نظر ثانی کی ضرورت ہے, جس کی وجہ سے خلیج ہے عوام کی سوچ میں اور ادارے کی سوچ میں. اور کیونکہ ادارے اور عوام کا ملک کی سلامتی, ملک کی بہتری, ملک کے فیوچر کے لیے ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے, تو وہ چیزوں کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی ہے جہاں پہ پالیسی شفٹ ہونی چاہیے, پالیسی چینج ہونی چاہیے, تاکہ لوگوں کی جو ان کی ڈیزائر ہے, لوگوں کی منتخب کردہ حکومت ہے, وہ آئے اور وہ اور فوج مل کے پاکستان کو آگے لے کے چلے. فیصل چودھری صاحب, بہت اچھی بات ہے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پالیسی ہے خان صاحب کی, جو انہوں نے خط لکھا ہے, اس کے بعد ایک سافٹ کارنر بھی ہوگا, اس طرح کی بات نہیں ہوگی, اس طرح کی ٹویٹ نہیں ہوگی؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ 2 سے 3 دن یا ایک ہفتے کے بعد پورے کا پورا سینیریو بدل جاتا ہے. انکنسسٹنسی بہت زیادہ ہوتی ہے آپ کے جو جتنے بھی چیزیں ہیں ان میں. دیکھیے, ہماری طرف سے تو دیکھیے ایک بات تو آپ پہلے ذہن میں رکھیے کہ ہم نرم گفتگو تو بڑی کرتے ہیں, تو ہمارے اوپر بہت پریشر ہے ہمارے ورکرز کا, شہداء کا, مسنگ پرسنز کا. ظاہر ان کی فیملیز ہیں, ہمارے رینک اینڈ فائل میں جو معاملات ہوئے ہیں, جس طرح سے پچھلے 2.5 سالوں میں پی ٹی آئی کو جو ہے ریاستی دہشت گردی کا سامنا ہے, ایک آپریشن کا سامنا ہے, اس کی وجہ سے گلے شکوے بہت زیادہ ہیں. تو جب اپوزیشن میں آپ ہوں اور آپ نے مسلسل ٹارگٹ کیا ہو,
तो फिर जबान जो है वो तो सख्त होना ऑब्वियस हो जाती है। तो बात इस वक्त जो इमरान खान साहब ने ट्वीट किया है या अपना लेटर लिखी है, उस लेटर के ऊपर अब मुझे उम्मीद है कि एक जवाब आना चाहिए। इमरान खान साहब ने ये कहा है कि वो जवाब का इंतजार नहीं करते, वो सिर्फ उन चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं जो कि उनकी नज़र में कोर इश्यूज है, और ये इसकी वजह से स्टेगनेंसी है, एक जमूद है मुल्क में, चाहे वो सियासी हालात हो, चाहे मुआशी हालात हो, दहशतगर्दी जो है वो बढ़ रही है, इदारों को जो है वो तो उस पर तवज्जो देने की जरूरत है, बजाय कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात और मिडिल क्लास का सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव जमात है, और फौज जो कि मिडिल क्लास का सबसे बड़ा एक ऑर्गेनाइज्ड इदारा है, तो इनके दरमियान जो है वो जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर होनी चाहिए। और जाहिर है इसमें जो ताकतवर हल्के हैं उनको भी अपनी पॉलिसीज के ऊपर या अपनी अप्रोच के ऊपर नजरसानी तो करनी पड़ेगी, और करेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, वरना तो पाकिस्तान पर इसी जमूद का शिकार रहेगा और हम और आप जो आम अवाम है उसका निशाना तो बनते फैसल हैं। साहब, और क्या पीटीआई अपने 8 फरवरी वाले एहतजाज पर कुछ नजरसानी करेगी? क्योंकि हुकूमत तो ये कह रही है, मोहसिन नकवी साहब का भी बयान है, वो कह रहे थे कि हम रिक्वेस्ट करेंगे पीटीआई से कि वो 8 फरवरी को ना आए, और फिर इस हवाले से आपका ऐलान और तो साथ ही गजल उन्होंने दबे अल्फाज में ना चोई साहब ये भी कह दिया कि जो 26 नवंबर को होगा वही 8 फरवरी को भी हो सकता है। फिर देखिए, मोहसिन नकवी तो दौरे जदीद के जनरल डायर हैं और वो समझते हैं कि वो एक मुतलकलानान हुकूमत है या वो कोई ब्रिटिश राज के नुमाइंदे हैं, जिस तरह की वो गुफ्तगू करते हैं वो शहरियों को शहरी नहीं समझते। सबसे पहली बात तो है कि मोहसिन नकवी से पूछा जाए कि इस्लामाबाद आने का कोई इंडिया दिया है, कोई हमने इजाजत मांगी है या हमने कोई ऐसा प्रोग्राम अनाउंस किया, तो वो इतने हाइपर क्यों हो गए, वो इतने घबराए क्यों हैं? उनको ये बात करने की जरूरत क्यों है? और उनके ये जो बयान है वो काबिल मजम्मत है, इंतहाई शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। ये चीजें एक जिम्मेदार वजीर को नहीं करनी चाहिए। ये हुकूमत क्योंकि माइनॉरिटी की हुकूमत है, इनमें एतमाद नहीं है, और मोहसिन नकवी तो सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं इस हुकूमत के, कि वो पहले जो है वो सीएम रहे, आप जैसे साफी थे वो, और वहां से वो उठे और वो बेनिफिशरी है, तो वो अपने उस इक़्तिदार को जाता देख के या उसमें वो घबरा जाते हैं। तो ये घबराहट से बयान नहीं देने चाहिए, इन बयान का नुकसान होता है। पाकिस्तान के शहरी जो है और एक एक चीज को नोट करते हैं, इस तरह की जो गुफ्तगू है वो नाकाबिल बर्दाश्त भी होती है आजकल के हालात में, और अगर 26 नवंबर का दोबारा करने का अंदिया दिया जा रहा है तो फिर 26 नवंबर का जवाब भी आ सकता है। अच्छा चोई साहब, आपकी क्योंकि खान साहब से मुलाकात भी होती रहती है, तो आपने खान साहब को कोई कहते हुए सुना है, स्पेशली जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की बात हो रही थी कि उसको आगे बढ़ाया जाए, और ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में फिर आप किस किस से बात करेंगे? ये बिल्कुल इमरान खान साहब की हिदायत के ऊपर ही असद कैसर साहब और उमर यूसुफ, हमारी जो मुज़ाकराती कमेटी है, वो ग्रैंड नेशनल अलायंस के ऊपर, ग्रैंड नेशनल एजेंडा के ऊपर बात कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि एक उस एजेंडा के ऊपर जो कि जमहूरियत की रिवाइवल, रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के खिलाफ है, इन 3 नुकात के ऊपर, आज़ाद मीडिया के ऊपर, आज़ाद अदलिया के ऊपर हम तमाम जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं जो पार्लियामेंट के अंदर है या पार्लियामेंट के बाहर है। तो इन तमाम शख्सियात से और जमातों से बात हो रही है, और जल्दी आपको इसमें एक ब्रेक थ्रू भी नजर आएगा इंशाल्लाह। और ये क्योंकि नेशनल एजेंडा है, पाकिस्तान का एजेंडा है, इस एजेंडा में जरूरी है कि ये चीजें शामिल की जाए और इन चीजों को आगे बढ़ाया जाए, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान में जमहूरियत के फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया और आज़ाद मीडिया के लिए। ये बहुत जरूरी है कि तमाम सियासी शख्सियात और जमातें जो पार्लियामेंट के अंदर हों या बाहर हों, वो इकट्ठे हो और एक कॉज के लिए जद्दोजहद करें, और बिल्कुल इमरान खान साहब को इसकी मुकम्मल तायद हासिल है। अच्छा फैसल साहब, अब जो हुकूमत पेशकश कर रही है एक बार फिर से मुज़ाकरात की, और कह रही है पार्लिमानी कमेटी बनाने का, वज़ीर आज़म साहब ने भी ये आपको दोबारा से पेशकश की है, तो क्या इसके ऊपर भी आप लोग थोड़ा नज़रसानी करेंगे कि बहाल हो सकते हैं मुज़ाकरात या फिर नहीं? देखिए, हमने मुज़ाकरात हुकूमत से मुअत्तल किए हैं, वैसे तो मुज़ाकरात हमारे जारी हैं, हमने मुज़ाकरात का अमल मुअत्तल नहीं किया है, हमारी अपोजिशन के साथ बात है। पार्लिमानी कमीशन का मसला ये है गजल के जो सूरत हाल नजर सामने आती है, पार्लिमान इस वक्त अपनी स्पेस खो चुका है, सियासी जमातें जो है वो अपनी स्पेस खो चुकी हैं, और उसमें सबसे बड़ा जो उसकी वजह है वो 8 फरवरी को नवाज शरीफ साहब की तरफ से
जो सियासी दिलकुर्दा बड़ा ना करना है। और उस वक्त उनके गलती, सियासी गलती ये हुई कि उन्होंने मेजॉरिटी हुकूमत को तस्लीम करने की बजाय, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट को तस्लीम करने के बजाय फॉर्म 47 के इलेक्शंस पे के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करना जरूरी समझा। और मैं भी उनका ख्याल होगा कि वो मैनेज कर सकेंगे, लेकिन वो मैनेज नहीं कर सके। उसकी वजह से जो दीगर सियासी जो कुव्वतें हैं उनकी स्पेस भी कम हो गई है। अभी आप देख लें कि पार्लिमानी कमेटी ने पूरी कोशिश की, हमारी मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो सकी। मेरे उसे ज़ाती तौर पे पता है राना सनाउल्लाह साहब की या स्पीकर साहब की जो एफर्ट्स थी, लेकिन वो नहीं बराबर साबित हो चुकी। उनकी पूरी कोशिश के बावजूद मुलाकात नहीं हो सकी। फिर पार्लियामान के अंदर एक लंबी फहरिस्त है लोग, पार्लियामान के अंदर से MNAs को पकड़ा गया, हमारे गौस साहब हो, लकवी साहब हो, हाजी इम्तियाज हो, फीमेल हमारी जो कारकुनान है, रहनुमा है, और जो हमारे 5 जो कारकुनान असीर हैं इस वक्त लाहौर में, वो हो या उनके बच्चे हो, उनके घर हो, ये सारी चीजें पार्लियामान अपनी जो रिस्पेक्ट है या अपनी स्पेस वो नहीं बना सके हैं। तो ऐसी सूरत हाल में फिर पार्लियामानी कमेटी बनाने का मकसद जो है मासवाए वक्त के ज़िया के और क्या हो सकता है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा चोई साहब, पार्लियामानी कमेटी तो बिल्कुल 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बनाई थी, वो भी वक्त का ज़िया था, लेकिन उम्मीद की कोई किरण उस तरह से नज़र भी नहीं आ रही। आपने अदलिया का हाल देख लिया, अदलिया को किस तरह से चेंज किया जा रहा है ओवरनाइट। और अलीमा खान तो ये भी कहती हुई मैं नज़र आई कि ये तो सब इमरान खान की वजह से किया जा रहा है कि किसी तरह से उनको जेल में रखा जाए। क्या ऐसे ही देख रहे हैं आप तमाम तर मामलात को? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो कह रही है कि आर्टिकल 200 के तहत हम सब कुछ कर सकते हैं। देखिए, आर्टिकल 200 का जो एक तो इंतजामिया का एग्जेक्टिव मामलात में जो है अमल दखल नहीं होता। दूसरी बात यह है ये सारी कोर्ट पैकिंग एक प्लान के जरिए की जा रही है, और ये मैला फिदी कोर्ट पैकिंग है। इसमें जजेस मर्जी खिला के अपनी पसंद के फैसले लेना मकसद है। उन 6 जजेस को जिन्होंने खत लिखा है उनको सजा देना मकसूद है कि वो उन्होंने जो है वो स्टेटस को के खिलाफ बगावत क्यों की, उन्होंने खत क्यों लिखा, जो उनके घरों में कैमरे थे, सर्विलेंस थी, उसको क्यों अपना एक्सपोज किया, और वो अभी तक खड़े हैं। तो ये जो मामलात हैं ये उनको सबक सिखाने के लिए किया गया। और 15वें नंबर से अगर आप हाईकोर्ट से, लाहौर हाईकोर्ट से जज लेके आ रहे हैं, उनको चीफ जस्टिस बनाना है आपने। फिर आपने इमरान खान के जो केसेस हैं वो अपने पसंद के जजेस के सामने लगा के उनकी सजा को बरकरार रखना है। ये वो प्लान है जिसके ऊपर अमल दरामद किया जा रहा है। तो आयन का आर्टिकल 200 हो या आर्टिकल 4 हो, तो सबसे पहले आर्टिकल 5 भी तो है ना, वो भी तो आपने नेक नीयती दिखानी है। हुकूमत का जो एक्शन है वो नेक नीयती पे मबनी नहीं है, और वो एक बिल्कुल इसी सूरत अदालत को तो कंट्रोल कर लिया गया। 26वीं तरमीम जो आई थी वो तो आई सिर्फ अदालत को जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर्स की तरह, जैसे आप पटवारी होते हैं या कोई रेवेन्यू स्टाफर्स होते हैं उनकी तरह वो ट्रीट करना शुरू हो गया। बिल्कुल ऐसी है। फैसल चौधरी साहब, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग विद यू। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि अंदरूनी मामलात के हवाले से बता रहे थे और क्या कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी होगी उस हवाले से डिस्कशन हो रही थी। यहाँ पे वक्त को चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। हम बात कर रहे थे फैसल चौधरी साहब से और ओवरऑल बात हमने की कि पीटीआई की सफ़ों में इस वक्त क्या चल रहा है, लेकिन अब हम बात करेंगे कि हुकूमत इस हवाले से क्या सोच रही है, कैसी स्ट्रेटजीज हैं, क्या तैयारियां हैं। 10 फरवरी को भी वकला आ रहे हैं इस्लामाबाद, और एक 8 फरवरी को तरफ हाँ जी 8 फरवरी को पीटीआई ने ऐलान कर रखा है। तो इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। राजा उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। वेलकम टू सुबह की सोच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, जिस तरह से हमने इससे पहले ना फैसल चौधरी साहब से डिस्कशन की, तो वो तो बाकायदा तौर पर कह रहे थे कि हमने कोई खास किस्म की अभी इजाजत नहीं मांगी कि इस्लामाबाद हम आएंगे। बता रहे थे, इसके अलावा तो इस्लामाबाद तो प्लान नहीं है। मोहसिन नकवी साहब के भी बयानात हम देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम रिक्वेस्ट करेंगे पीटीआई से कि ऐसा ना किया जाए, अगर किया तो फिर 26 नवंबर वाला हाल होगा। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, बात ये है कि जलसा करने से जो है ना, पहले भी 26 नवंबर या उससे पहले भी जो पीटीआई की कॉल्स थी, जलसे से हमने कभी मना नहीं। हमने सिर्फ ये कहा कि जलसे की आड़ में अगर आप इत्तिशार करेंगे आके इस्लामाबाद, तो उस चीज़ को वो हरगिज़ जो है ना हुकूमत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगी। तो आप अगर अपना एहतजाज का भी तरीक़ाकार है, अगर आप पुरअमन देखें, हर हमारे मतलब हम पाकिस्तान के अलावा और भी ममालिक में एहतजाज होता है, पर वो एक पुरअमन एहतजाज होता है। अब जिस तरह पीटीआई वालों का एहतजाज होता है,
اس چیز کو میرا خیال ہے وہ خیر ہمیں بھی بتانے کی نہیں وہ ساروں کو پتہ راجہ صاحب ہے پی ٹی آئی تو کہتی ہے کہ آپ پینک خود کریٹ کر لیتے ہیں, ہم نے ایسا کچھ نہیں دیکھیں کرنا ہوتا, ہمیں آنا ہوتا ہے, کنٹینرز ہم کیوں لگاتے ہیں. دیکھیں اگر پرامن احتجاج ہو ان کو تو ہمارا مطلب ہم کیوں کنٹینرز لگائیں یا اسلام آباد کو کیوں ہم بند کر دیں. اسی وجہ سے دیکھیں اس ٹائم پہ سیکورٹی کے حالات دیکھ لیں آپ پاکستان کے, ہم اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ تو احتجاج کی کال دے رہے ہیں اور اسی میں کوئی اچھا ایک تو یہ ہے کہ یہ خود انتشار کا ماحول کریٹ کر دیتے ہیں. اگر یہ خود ایسے نہیں بھی کرتے, خدا نخواستہ کوئی دہشت گردی والا معاملہ ہو جائے, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ وہاں پہ جانی نقصان ہو جائیں تو دیکھیں اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے, اپنے اسلام آباد کے شہریوں کو, اپنے پاکستان کے شہریوں کو تحفظ دینا, ان کی جان و مال کی حفاظت کرنا. تو میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں جلسہ کرنا اس سے پہلے بھی 26 نومبر والی جب بات تھی اس سے پہلے سنجانی میں ان کو جگہ کا کیا, وہاں سے انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ بھی اور مس کمٹمنٹ کر کے سیدھا اسلام آباد آ گئے. سر اس میں راج صاحب ایک کٹ کروں گا آپ کو کہ جب پی ٹی آئی کا دور حکومت ہوتا تھا تو آپ کو پریڈ گراؤنڈ دے دیا جاتا تھا, تو وائی ناٹ کہ ان کو اسلام آباد میں کوئی سپیس دے دیا جاتا. سنجانی آپ کو پتہ ہے وہ تو ایک اچھا چلیں دیکھیں اگر اسلام آباد میں ہی ہو, دیکھیں اگر اسلام آباد میں ہی ہو تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اسلام آباد میں آ کے ان کی یہ گارنٹی کون دے گا کہ اگر یہ اسلام آباد میں بھی آ کے پرامن پروٹیسٹ کر کے یہ موو ہو جائیں گے. یہ تو جلاؤ گھراؤ کی باتیں کرتے ہیں اور یہ اسلام آباد ڈی چوک آ کے یہ باتیں کرتے ہیں جی اب ہم خان صاحب کو جیل سے جیل کے جو ہے نا دروازے توڑ کے ہڈیالہ جیل سے نکال کے لے جائیں گے. مطلب اب اس طرح کے بیانات اگر کوئی پارٹی دے رہی ہے اور وہ بھی سیاسی پارٹی دے رہی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر اس کے ساتھ کیا رعایت کی جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے جب 26 نومبر والا بھی واقعہ ہوا یا اس سے پہلے بھی جب بھی کوئی معاملہ ہوا ہے وہ انہوں نے خود ہی وہاں پہ انتشار بنایا اور اس کے بعد پھر حالات کو دیکھیں پھر کنٹرول کرنا ہوتا ہے. پر پھر بھی میں اس چیز کو دیکھیں اپریشیٹ کرتا ہوں ہماری گورنمنٹ ماشاءاللہ ہمارے وزیر داخلہ جنہوں نے 26 نومبر کو بھی بڑے اچھے طریقے سے اور ہماری اسلام آباد کی پولیس نے جس طرح رینجرز نے اچھے حکمت عملی سے اس چیز کو مینیج کیا کہ خدا نہ خواستہ جانوں کا ضیاع نہ ہو جاتا, کوئی بڑا مس ہیپ نہ ہو جاتا. تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اگر جلسے کی اجازت ہو وہ مل سکتی ہے, ظاہری بات ہے, رائٹ ہے, پرامن احتجاج ہو, پر اس میں جلسے کی آڑ میں اگر آپ آ کے اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے اور آ کے کہیں گے جی ہم نے اپنے لیڈر کو لے کے جانا ہے جیل کی سلاخیں توڑ کے, تو وہ میرا خیال ہے نہیں. اور دوسری اس کے بعد دیکھیں ڈے فرسٹ سے مسلم لیگ نون کا یہی موقف ہے, ابھی مذاکراتی کمیٹی بنی, کوئی بھی چیز ہے جی آن ٹیبل بیٹھ کے آپ حل کریں مسئلوں کو. اگر خان صاحب کا ان کو کوئی تفوضات ہیں یا ان کی چیزیں ہیں کہ بھی ان تو سر پھر جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر رہے تھے نا, بنا دیتے ہیں. دیکھیں اس سے پہلے کمیٹی بنی ہے پر اس کمیٹی میں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ کچھ سیریس نوٹ پہ نہیں آ رہے, سیریس نوٹ پہ کچھ چیزیں مینج نہیں ہو رہی. بات یہ کچھ کرتے ہیں خان صاحب سے مل کے آتے ہیں نئی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں اس سے پہلے کوئی بھی چیزیں دیکھیں آن ٹیبل بیٹھ کے آپ حل کریں. ہمارے تو میاں صاحب نے جب آئے ہیں واپس جب الیکشن سے پہلے انہوں نے فرسٹ یہ کہا کہ میرا کسی سے کوئی اختلافات نہیں, میں اپنے ملک کی خاطر اپنے ساتھ جو ظلم زیادتیاں ہوئیں اس کو بھلا کے میں آگے چلوں گا. اچھا یہ تھوڑا سا پنجاب کے حوالے سے اب بات کر لیتے ہیں. مریم نواز کافی ایکٹیو ہیں, ہمارے پاس آخری منٹ ہے, ان کے حوالے سے بتائیے گا کہ راولپنڈی پنجاب کو لے کے کون سے میگا پروجیکٹس آ رہے ہیں. دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں جو پنجاب میں ہماری جو ہے سی ایم صاحبہ مریم نواز صاحبہ نے خاص کر کے جو اکروچمنٹ کا ابھی جو صاف ستھرا پنجاب کا جو ایک انیشیٹو لیا ہوا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جتنی تعریف کی جائے کم ہے. مریم نواز صاحبہ پنجاب میں جس طرح آپ کو بتائے قرضے کی سکیم, سولر کی, اس سے پہلے لیپ ٹاپ کی اور جتنی ساری سکیمز ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسانوں کے لیے جس طرح پیکیج, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مریم نواز صاحبہ ایک مثال, اپنی مثال آپ ہیں پنجاب کے حوالے سے. اور میں اس چیز کو یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو ابھی آج کل جو خاص کر کے پنڈی شہر کی میں بات کروں جو پرائز کنٹرول کے حوالے سے ان کی ٹیمیں ایکٹیو ہیں, اے سی ڈی سی حضرات, کمشنر حضرات, اس کے علاوہ جو ہے آپ یہ دیکھ لیں جتنے بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. اور پروجیکٹس میں سب سے میں خود کل پنڈی کا میں نے وزٹ کیا ہے,
यकीन करें दिन के टाइम मैंने पिंडी का विजिट किया और मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि मैं वो यकीनी राजा तौर बाजार पर की सड़कों में ऐसा फिर रहा ये जो आप था, बातें कर रहे हैं, projects इतना तो क्लियर काम- कि जिस तरह बंदा जो है ना मोटरवे पे फिर रहा है, प्रोजेक्ट ये के बहुत ऊपर अच्छा काम है। तो किया जा रहा है और अंडरपास भी बन चुका है सरीना वाला, उसके हवाले से भी इनिशिएटिव जो जी हाँ जो underpass का सरीना वाला इनिशिएटिव्स लिए का गए मियां हैं शहबाज उस हवाले शरीफ से साहब बहुत ने अच्छे स्टेप्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। राजा उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान भारत टाकरे की धूम है और नाज़रीन क्रिकेट की दुनिया में सबसे ज़्यादा सनसनीखेज और इंटरेस्टिंग जो मुकाबला होता है ना वो शायद यही होता है, और जो क्रिकेट लवर्स नहीं भी होते वो भी ये टाकरा ज़रूर देखते हैं। और 23 फरवरी को दुबई में होने वाला है ये ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पाक भारत मैच। पहले ही सुर्खियों में है, इस वक्त हेडलाइंस की जीनत बना हुआ है। सिर्फ 1 घंटे में तमाम टिकट्स भी फरोख्त हो चुके हैं, जिससे ये साबित होता है कि दोनों ममालिक में क्रिकेट के दीवानों का जोशो खरोश किस हद तक दीदनी है। लेकिन क्या पाकिस्तान अपनी जीत यकीनी बना पाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दैट इज अ बिग क्वेश्चन और इसी बिग क्वेश्चन के ऊपर आज हम बात करें। लेकिन पहले टिकट्स के हवाले से बात करते हैं और जो चैंपियंस ट्रॉफी का जोशो खरोश है उस हवाले से बात करते हैं, क्योंकि जो लाइन्स हमने देखी हैं स्पेशली फैसलाबाद और मुल्तान के स्टेशंस पे जहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी का कोई मैच नहीं होना, लेकिन वहाँ पे जो कितारें थी वो ये बता रही हैं कि पाकिस्तान में आज भी क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के मतवाले मौजूद हैं और वो चैंपियंस ट्रॉफी देखने के लिए बेताब हैं। इस तमाम तर इशू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बदियुज़्ज़मान साहब। बदी, सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पाक भारत टाकरा जो कि पाकिस्तान में तो नहीं होना, दुबई में होना है। जोशो खरोश बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि 1 घंटे में तमाम तर टिकट्स फरोख्त हो चुके हैं। हमें साथ साथ कराची के हवाले से भी बताइएगा कि कराची के जितने भी मैचेस हैं उनके टिकट्स के क्या हालात हैं। देखिए, जो आपने पहले बात की कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच, तो हमेशा से जब भी आपने देखा होगा स्टैंड में कि जब भी पाकिस्तान और भारत का मैच होता है तो कराची क्या हो, लाहौर हो, जितना भी शहर भर के जितने भी जो जगहें होती हैं वहाँ पर बड़ी बड़ी स्क्रीन भी लगाई जाती हैं। हालांकि यहाँ मैचेस नहीं हो रहे थे। वर्ल्ड कप के दौरान भी आपने देखा होगा अगर ये मैच जो है दुबई के बजाय अगर नेशनल स्टेडियम कराची या लाहौर में हो जाता तो मुझे लग रहा था कि 1 ग्राउंड के बजाय 2 ग्राउंड भर जाते, क्योंकि लोग उसी ग्राउंड के बाहर बैठ के हो सकता है स्क्रीन पे ये मैचेस देख रहे होते। लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि शायकीन क्रिकेट जो है वो पाक भारत मैच को हमेशा से पसंद करते हैं और हमेशा जिस जगह भी हो वहाँ पर मैच देखते हैं। आप देखें कि 125 दरहम से लेकर तकरीबन 1200 दरहम, उसके अलावा 1500 दरहम, यानी कि 9.5 लाख रुपए पाकिस्तानी टिकट तक भी वहाँ पर जो टिकट सेल हुआ है लोगों ने हाथों हाथ लिया है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पर वो पाकिस्तान और भारत के मैच को देखना चाहते हैं। लेकिन मसले वही हैं, सियासी मामला जो आ जाते हैं तो इसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, वरना दिल जो है वो जुड़े हुए हैं दोनों ममालिक के जो फैंस हैं क्रिकेट के उनके। और जहाँ तक आपने कराची की बात की तो कल मैं भी जो है जब 2:30 से 3 बजे निकला, मुख्तलिफ जो कोरियर कंपनी की ब्रांचेस थे वहाँ पर, तो इतनी लंबी लंबी लाइनें हमने देखी हैं कि हेड ऑफिस में तो जगह ही नहीं थी। उसके अलावा जितनी भी ब्रांचेस थी कराची की जहाँ जहाँ ये टिकट सेल हो रहे थे वहाँ पर लंबी लाइनें थी। और एक जब जैसे ही मैं उस कोरियर कंपनी के अंदर गया तो एक लड़का जो है वो टिकट ले रहा था। पहला टिकट उसने लिया और एक शनाख्ती कार्ड पे जब उसने 4 टिकट लिए तो उससे मैंने मालूम किया टिकट कौन सा लिया है, तो उसने टिकट लिया है जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान के मैच का। तो मैंने उससे सवाल ये किया कि पाकिस्तान के मैच के टिकट आपने नहीं लिया, अफगानिस्तान के मैच के टिकट आपने लिया? तो कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान बंद करके आया था और यहाँ पर दुकान बंद करने के बाद अफगानिस्तान जनूबी अफ्रीका का टिकट इसलिए लिया है कि लोगों को बता सकेंगे भाई हम कितने जो है मेहमान नवाज लोग हैं और हम कितनी मेहमान नवाजी करना चाहते हैं, और यही भारत अगर आ जाता तो हम उसकी कितनी मेहमान नवाजी करते। तो मेरे ख्याल में चैंपियंस ट्रॉफी में का इनेकाद पाकिस्तान में होना एक बहुत बड़ा वो है, क्योंकि 28 साल के बाद इतने बड़े इवेंट की आप मेज़बानी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसी मेज़बानी होनी चाहिए कि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान जो है वो बेहतरीन मुल्कों में से है जो क्रिकेट को बेहतर अंदाज से जो है वो मेज़बानी कर सकता है। तो मेरे ख्याल में जोश दीदनी, और आज से तो आपको मालूम है 3 मुल्की सीरीज के भी टिकट जो है वो फिजिकल भी जो है फरोख्त होना शुरू हो जाएंगे, ऑनलाइन भी 4 बजे से शुरू हो जाएंगे। तो एक साथ 2 मेले जो हैं वो शायकीन को काफ़ी जो है जोश दिला रहे हैं। अच्छा बदी भाई, जिस तरह से आपने ओवरऑल सिचुएशन के बारे में बताया और जिस तरह से हम जोशो खरोश देख रहे हैं, 1 घंटे में टिकट्स भी फरोख्त हो गई हैं, लेकिन सवाल तो बड़ा यही है ना कि क्या पाकिस्तान अपनी जीत यकीनी बना पाएगा? क्योंकि हालात देखते हुए ये सवाल माइंड में आता है।
دیکھیں جہاں تک جیت کی آپ نے بات کی، اس وقت اگر میں اسنین بھائی کو سن بھی رہا تھا کہ جس طریقے سے پاکستان ٹیم کے اسکواڈ کا اعلان ہوا ہے، مجھے وہ اسکواڈ بہت زیادہ کمزور نظر آ رہا ہے. دیکھیں آپ کے جو سینئر بلے باز ہیں وہ بھی آؤٹ آف فارم ہیں، اور اس کے علاوہ جن لوگوں کو آپ ٹیم میں لے کر آئے ہیں صرف ایک بی پی ایل کی بنیاد پر، کیا وہ ون ڈے کرکٹ میں اس طرح کی پرفارمنس دے پائیں گے؟ ایسا مجھے نہیں لگتا. دیکھیں فہیم اشرف کا کوئی جگہ نہیں بنتی تھی، اس کے علاوہ جو خوش دل شاہ ہے اس کی کوئی جگہ نہیں بنتی تھی. پھر ابرار احمد کو ایک اسپنر کے طور پر جو ہے وہ لے کر آپ آگے ہیں، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. ابرار احمد کی اپنی پرفارمنس وہ پچھلے آپ نے دیکھا کس طرح کی ہے. پھر آپ عثمان خان کو کس بنیاد پر ٹیم میں لے کر آئے، یہ میری سمجھ سے باہر ہے. کیا اس کو آپ نے یو ای سے یہاں لانے کا اس کو صلہ دے رہے ہیں؟ ابھی تک اس نے ون ڈے ڈیبیو نہیں کیا اور اس کو آپ اپنی ٹیم میں لے کے آگے. 18 T20 میچز میں 15 کی ایوریج سے 232 رن اگلے نے بنائے ہیں، اور اسے آپ جو ہے وہ چیمپئنز ٹرافی کھلانے کے لیے لے کے آگے. پھر مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ سعود شکیل، لوگ کہتے ہیں جی سعود شکیل بہت بڑا بیٹسمین. دیکھیں ون ڈے اور ٹیسٹ کرکٹ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور سعود شکیل اگر ایک اوپنر آپ رکھ رہے ہیں، ایک اسپنر لے کے جا رہے ہیں، تو کہاں کی آپ کی ٹیم تو بیلنس ہی نہیں بن رہی. آپ کا پڑوسی ملک جو ہے 3 اسپنر کے ساتھ آ رہا ہے، اس کے بعد ریگولر 2 سے 3 اوپنر جو ہیں 2 وکٹ کیپر ہیں. تو کس طریقے سے آپ جو ہیں وہ مقابلہ کریں گے؟ تو میرے خیال میں زیادتی ہوئی ہے جو عامر جمال ہے اس کے ساتھ، اور فہیم اشرف کو لے کر آنا یہ میری سمجھ سے باہر ہے. پہلے جب آل راؤنڈر آپ کا ایک بیٹنگ بھی اچھی کر رہا ہے، فیلڈنگ اس کی اچھی ہے، بالنگ اس کی اچھی ہے، اور اس کے بعد ایک ایسے بندے کو ترجیح دینا جو 20 وکٹیں جو ہے اس نے بی پی ایل میں لی اور 102 رنز بنائے، اور اس کو آپ جو ہے وہ چیمپئنز ٹرافی کھلا رہے ہیں. تو تھوڑا بہت سلیکشن کمیٹی کی اگر بات کریں، دیکھیں سلیکشن کمیٹی نے ٹیسٹ ٹیم منتخب کی اسپن وکٹ بنائی اور ہم نے کہا جی واہ 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 جیت گئے، ٹھیک ہے. لیکن اب سلیکشن کمیٹی کا کام کیا ہے؟ وہی والی بات ہے. دیکھیں سلیکشن کمیٹی کیوں چھپ رہی ہے؟ سلیکشن کمیٹی کو اگر چیمپئنز ٹرافی جیسے بڑے ایونٹ کے لیے ٹیم کا اعلان کرنا تھا تو کیوں پریس ریلیز جاری کیوں گئی؟ کیوں پریس کانفرنس جو ہے نہیں کی گئی؟ کیوں کہ ان سے سوال ہوتے. اور پھر ایک ایسا بیان جو ایسا شبی کا جو ہے انہوں نے دے دیا کہ جی ہم نے جو ہے وہ پریشر ہینڈل کرنے والے کھلاڑیوں اور سینئر کو جو ہے ٹیم میں شامل کر رہے ہیں تاکہ وہ پریشر ہینڈل کر سکیں. کیا خوشدل شاہ پریشر اس میں کون سا میچ جتا ہے بھائی؟ فہیم اشرف نے اس سے پہلے کون سا میچ جتا ہے؟ ابرار نے اکیلے کون سا میچ جتا ہے؟ عثمان نے کون سا میچ جتا ہے؟ آپ کے تو بابر اعظم بھی جو ہے 2.5 سال سے رن نہیں کر رہے. پھر طیب طاہر بھی جو ہے وہ ایک دم جو پلیئر آتا ہے وہ اتنے رنز نہیں کر پاتا، یہ اتنی جو ہے پریشر ہینڈل نہیں کر سکتا. تو میرے خیال میں مجھے اپنی اسکواڈ پر جو ہے وہ ایسا نہیں لگ رہا. وہ غزل نے سوال کیا تھا کہ کیا آپ کو اس ٹیم کی جیت یقینی لگتی ہے، تو آپ نے پورا ایک جو ہے نا کیا کہتے ہوتے ان ڈیٹیل انالیسس کر دیا ودی بھائی. لیکن میرا خیال ہے ہمارا فوکس شاید سلیکشن نہیں تھا، ہمارا فوکس تھا قذافی اسٹیڈیم کی رینوویشن، ہمارا فوکس تھا راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کی رینوویشن اور کراچی کرکٹ اسٹیڈیم کی رینوویشن. اچھا رینوویشن کی اگر بات کی جائے تو کراچی کے حوالے سے ابھی تک ہم نے ڈسکس نہیں کیا. آپ کراچی میں جاتے بھی ہیں، ہم نے آپ کی رپورٹس بھی دیکھی ہیں، ہم نے آپ کے تجزیے بھی دیکھے ہیں. کراچی میں کس حد تک رینوویشن کا کام ہوا اور جو مین بلڈنگ ہے وہ کمپلیٹ ہے اور کس حد تک خوبصورت بنائی گئی ہے؟ دیکھیں جہاں تک کام کی بات ہے تو دیکھیں جس طریقے سے قذافی اسٹیڈیم کو انہوں نے بڑا خوبصورت بنا دیا، اسی طریقے سے نیشنل اسٹیڈیم کی جو عمارت بنائی گئی ہے، نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ہی خوبصورت عمارت بنائی گئی ہے. اور اس میں جو سب سے نیچے والا گراؤنڈ فلور جو ہے وہاں پر انہوں نے آئی سی سی سیکیورٹی کے لیے جو ہے وہ وقت کیا ہے. پھر فرسٹ فلور پہ جو ہے ڈریسنگ روم کھلاڑیوں کے بنائے گئے ہیں. پھر اوپر کی جو 2 جو بلڈنگ کی جو عمارت ہے اس میں جو فلور ہے وہ اس کو جو ہے وہ ہاسپٹیلٹی باکسز بنایا گیا، اور سب سے ٹاپ پر جو ہے وہ چیئرمین باکس بنایا گیا ہے. تو بڑا ایک اچھا ویو پیش کر رہا ہے. اس کے آگے ہی پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ 2 سٹینڈ بنائے گئے، ایک کو ظہیر عباس کا نام دیا گیا، دوسری طرف ماجد خان کا نام دیا گیا. بڑے خوبصورت سٹینڈ وہ بنائے گئے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے جیسے کھلاڑی باہر آتے ہیں تو وہ سٹینڈ والے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ آرام سے اپنے پلیئر کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو لائٹنگ ہوئی ہے بڑی زبردست لائٹنگ ہوئی ہے. ایک لائٹ پہ ڈیجیٹل لائٹنگ جو کی گئی ہے، تقریباً ایک پول پہ 60 لائٹیں لگائی گئی ہیں. 6 پول ہے تو آپ کو وہ بڑا زبردست لائٹنگ ہے. پھر 2 جو اسکرین بن رہی ہیں وہ بھی بڑی زبردست ہیں. پہلے لوگوں کو بڑا پرابلم ہوتی تھی کہ ایک پرانا سا سکور بورڈ ہوا کرتا تھا جس پہ لوگوں کو ایکشن ریپلے دیکھنے میں کافی مشکل ہوتی تھی، لیکن اب 2 بڑی اسکرینیں جو ہیں وہ چھت کے ساتھ بالکل لگائی جائیں گی تاکہ لوگوں کو میچ دیکھنے میں بھی پرابلم نہ ہو، اور سامنے جو ایکشن ریپلے یا کھلاڑیوں کے آؤٹ ہونے یا
छक्का या चौका लगाने के मनाजिर वो आराम से देख सकते हैं, बड़ा अच्छा बनाया है। फिर वो एक वो जंगला हुआ करता था, आपको याद है नेशनल स्टेडियम में आप भी आए हुए हैं, तो वो जंगले को खत्म कर दिया गया, सिर्फ एक पतला सा जाली लगाई गई है और एक उसके पीछे एक जगह ऐसी बनाई गई है ताकि शायकीन क्रिकेट जो है वो खिलाड़ियों के अक्सर आपने देखा होगा कि शायकीन जब बेकाबू हो जाते हैं तो खिलाड़ियों से मिलने के लिए ग्राउंड की तरफ आ जाते हैं, तो वहाँ एक जगह बनाई गई ताकि खिलाड़ी इसको क्रॉस ना कर सके। ये बड़ा अच्छा किया गया है। फिर जो भी इनक्लोजर थे इनके नाम बदले गए। यूनुस खान जो साबिक कप्तान थे, शाहिद खान अफरीदी थे, उनके नाम के इनक्लोजर बनाए गए हैं। फिर मोहम्मद बरादरान को जो है वो दूसरी तरफ लिया गया है, इनक्लोजर को किया गया है। फिर प्रीमियर क्लास को किया गया है और जो पुराने बॉक्सेस थे उनको जो है वो बड़ा खूबसूरत अंदाज से जो है उसकी रेवेनेशन की गई है और वहाँ पर उनको जो सेट किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपने स्टेडियम का काम करा दिया, बड़ा ज़बरदस्त काम करा दिया और मुझे लग रहा है कि 2 से 3 दिन में ये मुकम्मल तौर पर जो वो हो जाएगा और 11 तारीख का इसका इफ्तिताह भी है। तो स्टेडियम बनाना अच्छी बात है, गद्दाफी का भी बन गया, ये भी बन गया, लेकिन टीम बनाना, हम कहते हैं कि टीम भी ऐसी बनाए कि जो पाकिस्तान को जीत कर दिखाए। एग्जैक्टली ऐसा ही है। थैंक यू सो मच। बदिउस जमान हमारे साथ मौजूद थे और इन डिटेल एनालिसिस आ रहे थे, चाहे वो टीम का हो, चाहे वो क्रिकेट का हो, और हर चीज़ के हवाले से वो वैसे वो जो बात कर रहे आपके थे ना। सवाल का जवाब दिया ना कि आप अपनी जीत को यकीनी बना सकते हैं पाकिस्तान वाले, तो उसका जो उन्होंने आज का जवाब मेन दिया, क्वेश्चन हमारा इस सेगमेंट का यही था और उसका उन्होंने जो जवाब दिया ना वो बिल्कुल। तमाम कट्टा चट्टा खोल दिया। उसका जवाब उन्होंने ये नहीं दिया कि हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, उसका लेकिन उन्होंने हाँ, वो तमाम और लूप होल्स जो थे ना गजल, वो आपको बता दिए कि ये highlights आपके करके लूप होल्स बता है, आप दिया। जीतते हैं तो आपकी मर्जी, हारते हैं तो आपकी मर्जी। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और फिर उसके बाद जिस तरह उन्होंने स्टेडियम की एक एक चीज के बारे में हमें बताया, शायद इससे पहले हमें किसी ने भी इस तरह से नहीं बताया जितना उन्होंने इलेबोरेट किया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर अब एक जबरदस्त सेगमेंट डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। आप हमारे चेहरों पर इस तरह की खुशी देख रहे हैं ना, ये इसीलिए क्योंकि हमारे साथ एक बहुत जबरदस्त इंटरनेशनल सेलिब्रिटी। एग्जैक्टली जब हम बात करते हैं ना माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और सेहत की, तो हमें ऐसे नौजवान लीडर्स की ज़रूरत होती है जो ना सिर्फ आवाज़ उठाएं बल्कि अमली तौर पर भी कुछ कर कर दिखाएं। और आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियाँ और सेहत के मसाइल पर एक तवाना आवाज़ बनकर उभरी हैं। हम बात कर रहे हैं जी अलीज़ा अयाज की, जो दुनिया की सबसे कम उम्र अक़वाम मुत्तहिदा की गुडविल एम्बेसडर होने का एजाज़ रखती हैं। उन्होंने 300 से ज़्यादा आलमी कॉन्फ्रेंसेस में खिताब किया, जिनमें टेड टॉक्स और वर्ल्ड बैंक फोरम्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स भी शामिल हैं और उनके काम को आलमी मयार पर भी सराहा गया है। बहुत ज़्यादा मीडिया चैनल्स ने नुमाया किया। इसके साथ साथ अलीज़ा ना सिर्फ क्लाइमेट एक्शन सोसाइटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं बल्कि वो एक फाउंडेशन के ज़रिए पसमानदा इलाकों में सेहत और मौसमियाती तालीम के लिए भी काम कर रही हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि पायदार माहौलियात और ESG इन्वेस्टमेंट में महारत रखने वाली अलीज़ा नौजवान सरमायाकारों और आलमी पॉलिसी साजों को ग्रीन जो है इन्वेस्टमेंट की तरफ राग़िब भी करती हैं। तो आज हम अलीज़ा से ही सबसे पहले उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसे। अलीज़ा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जिस तरह हमने आगाज़ में कहा कि आज इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हमारे साथ मौजूद है, आप पूरी दुनिया की सबसे कम उम्र गुडविल एम्बेसडर हैं। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि हम माहौलियाती तब्दीलियों से पहले आपके सफ़र के हवाले से बात करें। ताल्लुक आपका कराची से है और आप किस तरह से कम उम्री में इतनी बड़ी जगह पे पहुंची? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। फर्स्टली मेरे बहुत ऑनर की बात है। जहाँ तक मेरी जर्नी है, मैं पाकिस्तान को फुल क्रेडिट ज़रूर देना चाहूँगी और अपने पेरेंट्स को। मैंने अपनी एजुकेशन ख़ासतौर पे A लेवल्स कराची ही से की है और वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ थी, चाहे वो करिकुलम की क्वालिटी हो, चाहे वो मेरी टीचर्स हो, तो एक जेन्युइन इंटरेस्ट पैदा हुआ जोग्राफ़ी के ख़ास तौर पे हवाले से, साइंस के हवाले से। तो वहाँ पे हमेशा से इंटरेस्ट था कि अच्छा ये जो इश्यूज़ हम पढ़ते हैं किताबी एजुकेशन में, तो वो रियल लाइफ में किस तरह होती है। तो न्यूज़ आप देखते हैं, तो मैंने ख्याल किया कि जो वाटर क्राइसिस एक्सपीरियंस हो रहा है कराची में, काफ़ी साफ़ पानी की कमी थी, तो ये क्यों हो रहा है, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है या मैनेजमेंट इश्यूज़ हैं। और जब मैंने इस पर खुद ही रिसर्च की, एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट बन गया और पढ़ाई के साथ साथ काफ़ी टफ था बट एक जेन्युइन इंटरेस्ट था और अम्मी अबू की तरफ से भी काफ़ी मोटिवेशन थी। वो हमेशा कहते थे कि ऑल राउंडेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि आप सिर्फ अच्छे ग्रेड्स आएँ आपके, बल्कि आप वॉलंटियरिंग का काम करें, आप दूसरे आप मदद करें, खुद सीख के अपने आप को डेवलप करें, स्पोर्ट्स करें। तो और मेरी जो अपब्रिंगिंग थी काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ में हुई है, मिडल ईस्ट में। तो मैंने देखा है कि हेल्थ स्टैंडर्ड्स डिफरेंट है, जो एयर की फ्रेशनेस है वो डिफरेंट है। तो पाकिस्तान आके मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है और यहाँ पे मैं किसी से बात करूँ तो इतना इंटरेस्ट नहीं है या अवेयरनेस नहीं है।
تو وہاں سے ایک موٹیویشن آئی کہ آئی ہیو ٹو پبلش سم ریسرچ. جب میں نے ریسرچ پبلش کی تو یونائٹڈ نیشنز نے اسپاٹ کی, مجھے انوائٹ کیا گیا اسلام آباد, میں نے پریزنٹ کی کافی سینئر پالیسی میکرز کے سامنے. پھر وہاں سے مجھے انویٹیشن ملی کہ میں گڈ ول ایمبیسڈر ایکٹ کروں, خاص طور پہ کلائمیٹ کے لیے. واہ, زبردست. What an علیزہ, inspiring جس طرح سے journey. ایگزیکٹلی جس طرح سے آپ نے بتایا نا, بہت پھر آپ کو عالمی معیار پر بھی اتنی زیادہ پذیرائی ملی, جس طرح سے آپ آگے بڑھتی رہی. ہماری وش ہے کہ آپ اس طرح مزید آگے بھی بڑھیں. Thank you very یہ much. بتائیے گا کہ کلائمیٹ چینج از اے میجر ایشو ان پاکستان. جی. لیک آف رین فال ہے, بیماریاں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں. کیا سمجھتی ہیں, وٹ ڈو یو تھنک, وٹ آر دا ریزنس بیہائنڈ اٹ, اور ہم کس طرح سے اوور کم کر سکتے ہیں اس ساری صورتحال کو؟ اٹس اے گڈ کویشچن. آئی تھنک پاکستان ایک ایسی کنٹری ہے جو کہ ٹاپ 10 لسٹ میں ہے. کنٹریبیوٹ بہت کم کرتی ہے, بٹ اٹس ون آف دا ٹاپ 10 کنٹریز جس کو سب سے زیادہ افیکٹ ہوگا کانسیکوینسز کلائمیٹ چینج کے. اور یہ صرف گاؤں میں نہیں بلکہ ولیجز کے علاوہ سٹیز میں بھی ہوگا. لاہور, اسلام آباد, کراچی میں ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو رین فال ہے اس کے پیٹرن چینج ہو گئے ہیں. کبھی بہت زیادہ ہوتی ہے, کبھی بالکل نہیں ہوتی. تو آپ کی ہر طرح کی انڈسٹری افیکٹ ہو رہی ہے, چاہے وہ آپ کی فیشن اینڈ ٹیکسٹائلز ہو یا ایگریکلچر ہو. تو اور اس کے علاوہ اگر آپ ہیلتھ کی طرف دیکھیں تو ریسپیریٹری ڈیزیز کافی بڑھ رہے ہیں. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ٹیمپریچر اوپر نیچے ہوتا ہے, ہیٹ ویوز ہوتی ہیں, ڈراؤٹس ہوتے ہیں, تو لوگوں کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بھی افیکٹ ہوتی ہے, خاص طور پہ ہماری جو وومن ہیں. کیونکہ اگر آپ ولیجز پہ دیکھیں ان کا ایک سسٹم ڈفرینٹ ہے. یہ نہیں کہ مرد از اے بریڈ ونر, جو عورت ہوتی ہے وہ کھانا بھی بنا رہی ہے, وہ پانی بھی لے کے آ رہی ہے ویل سے, بچوں کا بھی خیال رکھ رہی ہے. جب اس کی کھانا کم پڑ رہا ہے یا وہ بیمار زیادہ ہو رہی ہے, بچے زیادہ بیمار ہو رہے ہیں, اور انہیں یہ پتہ نہیں ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جب ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو جو ڈیزیز کا اسپریڈ ہے وہ بڑھتا ہے. ملیریا جیسے بیماریاں بڑھتی ہیں کیونکہ انہیں وہ انوائرمنٹ ملتی ہے ان ماسکیٹوز کے وہ اسپریڈ کریں. تو یہ جب کنڈیشنز کریٹ ہو رہے ہیں, یہ اسپریڈ ہو رہے ہیں, تو اس کی ایجوکیشن اویئرنیس بہت ضروری ہے. اچھا, رائٹ ناؤ وی آر سفرنگ فرام دس. لاسٹ 4 منتھ اسلام آباد میں, کراچی میں, لاہور میں کوئی بارش نہیں ہوئی اور بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں. اچھا, ایک تو ریزنس کے حوالے سے بتائیے گا کہ کلائمیٹ چینج ریزن کیوں ہے کہ ہم ٹاپ 10 کنٹریز میں آتے ہیں, اور دوسرا کس طرح سے ہم اس کو اوور کم کر سکتے ہیں یا پھر کم کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک دا مین ریزن از پاکستان میں سب سے پہلے میں یہ پوائنٹ کروں گی کہ 2 پریشر ہے. یہی پریشر نہیں کہ آپ کو اپنی ایمیجنس کم کرنی ہے, فوسل فیول کم کرنے, ایک وہ اینگل آ گئی, بٹ دوسری اینگل یہ ہے کہ پاکستان کو اور ممالک کو بتانا ہے کہ ہم سفر کر رہے ہیں آپ کی غلطیوں کی وجہ سے, آپ ہمیں ہیلپ کریں, سپورٹ کریں, ریسرچ کے ذریعے, ٹیکنالوجی کے ذریعے, پیسوں کے ذریعے. تو ڈبل پریشر ہے پاکستان میں, اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ آلریڈی کافی اور پرابلمز ہیں. اکنامک انفراسٹرکچر ہمارا ویک ہے, ہیلتھ انفراسٹرکچر ویک ہے, تو یہ ایک ایڈیشنل پرابلم آنیسٹلی ہمیں بہت یونیک ایکسٹریم پرابلم میں پلیس کرتی ہے. جو ریزنس ہے کلائمیٹ چینج کے, پاکستان میں اٹ سیلف نے سب سے جو بگیسٹ پولوشن کاز ہے وہ ہمارے وہیکل اور ٹرانسپورٹ انڈسٹری ہے. انفارچونیٹلی ہر گھر میں 3-4 گاڑی ہیں, اور اگر ایک بھی گاڑی ہے وہ روزانہ نکلی ہوتی ہے ہے ہر کام کے لیے 10 بار نکل رہی ہے. اور ہماری فیشن انڈسٹری بہت کنٹریبیوٹ کرتی ہے, ہماری اوور کنزمپشن بہت ہے. پاکستانی فیشن مجھے بہت پسند ہے, بٹ اس کا جو افیکٹ ہے کاربن فٹ پرنٹ میں انفارچونیٹلی وہ کافی زیادہ ہے. اور میں سارے پاکستانی ڈیزائنرز کو انکریج کروں گی کہ وہ سسٹینیبل فیشن کی طرف آئے, تاکہ ان کا گلوبل پلیٹ فارم میں ان کی اور ریکگنیشن ملے, اور وہ فیشن کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا بھی خیال رکھے, اپنی انوائرمنٹ کا. علیزہ, لاسٹ میں مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتی ہیں کہ جس طرح سے ابھی آپ نے اویئرنیس کے حوالے سے بات کی, کوئی کیمپینز ہونی چاہیے جس سے اویئرنیس دی جائے لوگوں کو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے؟ آئی تھنک ایک چیز جس میں پاکستان تھوڑا پیچھے ہے وہ یہ ہے کہ کلائمیٹ ایجوکیشن اسکول کریکلمز میں پرائمری اسکول سے ہو جانا چاہیے. اور میں اس کی بات نہیں کر رہی کہ بڑا بڑا ایسے ہے وہ آپ امتحان میں رکھیں, اچھی پکچرز ہوں, ٹیچرز سمجھائیں اچھے طریقے سے. ایک کانسیپٹ کو جب آپ چھوٹی طرح بریک ڈاؤن کریں گے, سمجھائیں گے, تو بچوں کو شروع سے سمجھ آئے گا کہ یہ پرابلم صرف سائنٹسٹ کی نہیں ہے, صرف سیاست دانوں کی نہیں ہے, بلکہ ہمارے بھی کنیکشن ہے. جب ہم بڑے ہوں گے, ہم جس دنیا میں رہیں گے اور ماحول میں رہیں گے, تو وہاں پہ ہم کون سی چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور بچا سکتے ہیں. اور جب ہم جیسے نوجوان اویئر ہوں گے, ہم اپنی بڑی جنریشنز پہ ہم پریشر ڈال سکتے ہیں کہ اب ہماری بات سنیں, یہ زندگی ہم جئیں گے آنے والے سالوں میں, تو ہمیں جس طرح کی دنیا چاہیے, یو ہیو ٹو ورک ود اس ٹو انڈرسٹینڈ آور پرسپیکٹو. علیزہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اٹس پلیزر ٹاکنگ ود یو. خواتین وزارت ہمارے ساتھ موجود تھی علیزہ ایاز, جو کہ سفیر ہیں, اگر خیر سگالی سفیر جسے اردو میں کہا جاتا ہے, اور گڈ ول ایمبیسڈر ہیں UN میں, اور پاکستان کے لیے فخر ہے کہ سب سے کم عمر گڈ ول ایمبیسڈر پاکستان سے ہیں. تھینک یو سو مچ علیزہ ونس اگین فار جوائننگ اس. خواتین وزارت یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا, اس کے بعد ہم بات کریں گے پولیو کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک خواتین وزارت. پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات کی تھی, ہمارے ساتھ گڈ ول ایمبیسڈر موجود تھی, اور اس سیگمنٹ میں
हम एक सेहतमंद मुआशरे की बात करेंगे। सेहतमंद मुआशरे की बुनियाद सेहतमंद बच्चों पर होती है, और जब बात पोलियो जैसे मोलक वायरस की हो तो कोई कोताही इसमें नहीं बरती जानी चाहिए। पाकिस्तान में पोलियो वायरस के माहौलियाती नमूनों में पाए जाने की तस्दीक खतरे की घंटी बजा रही है, और इसलिए एक बार फिर कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। 3 फरवरी से शुरू होने वाली इस 7 रोज़ा मुहिम के दौरान मुल्क के 156 अजला में 5 साल से कम उम्र के 4 करोड़ 50 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ रखा गया है। ये मुहिम 9 फरवरी तक जारी रहेगी, और इसमें पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाके शामिल होंगे। और नाज़रीन, पोलियो एक ऐसा वायरस है जो ज़िंदगी भर की माजूरी का सबब भी बन सकता है, लेकिन एक छोटा सा फैसला आपके बच्चे के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत भी बन सकता है। वालिदैन से हमारी गुजारिश है कि पोलियो टीमों से तामुन करें और अपने बच्चों को ये हिफाजती वैक्सीन ज़रूर पिलाएं, क्योंकि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। तो इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर कलीम अख्तर साहब हैं, हमारे साथ मौजूद है सुबह की सोच। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, जिस तरह से हमने एक पूरा इन डिटेल इंट्रो दिया और कहा कि वैक्सीन पिलाना ज़रूरी है, लेकिन मसला ये है कि वालिदैन में ये अवेयरनेस नहीं है, आज के इस जदीद दौर में भी अवेयरनेस नहीं है, और लोग जो है वो कतरे नहीं पिलाते। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। और इस फोरम से मैं लोगों को अवेयर करना चाहूँगा, वालिदैन को खास तौर पे, कि किसी मिथ और मिसकंसेप्शन के अंदर ना पड़े। लोग जनरली जो है वो मिसकंसेप्शन फैलाते फिरते हैं कि वो ये कहते हैं मिसाल के तौर पे कि वैक्सीनेशन से इनफर्टिलिटी हो जाती है या कोई और प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो इस तरह की कोई बात नहीं है। उन्हें अगर किसी किस्म का भी कोई अशकाल हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो उन्हें चाहिए कि हेल्थ प्रोफेशनल से डिस्कस करें और अपना जो है व्यू क्लियर करें। तो जब तक पेरेंट्स हमारे साथ शामिल नहीं होंगे, कम्युनिटी शामिल नहीं होगी, इस तरह की क्रिपलिंग डिजीज के ऊपर काबू पाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मेरी खास तौर पर उनसे रिक्वेस्ट होगी कि वो सारी चीजों से निकलें, वेल इन्फॉर्म्ड हों, और अपने हर बच्चे को हर दफा जितनी दफा भी कैंपेन होती है लाजमी कतरे पिलाया करें। ये बीमारी बहुत खतरनाक है, कतरे पिलाने में कोई नुकसान नहीं है, और जितनी दफा भी उनको अपॉर्चुनिटी मिले जरूर इसको करें। और बाकी इवन खुद का साथ साथ अपने हमसायों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों अजीजों को, उनको भी मोटिवेट करें कि सारे बच्चों को कतरे पिलाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं, कतरे पिलाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? जिन बच्चों को कतरे नहीं पिलाए जाते वो भी आपके पास आते हैं और बास को तो पोलियो का शिकार हो जाते हैं, और कितना ज़्यादा फिर बाद में पेरेंट्स परेशान होते हैं, अखराजात होते हैं हॉस्पिटल्स के, ये तमाम चीज़ें भी तो हमें बतानी चाहिए पेरेंट्स को। जी डेफिनेटली। प्रॉब्लम ये है कि पोलियो वायरस इतना खतरनाक वायरस है कि इससे तो कई दफा बच्चों की डेथ भी हो सकती है, बात करता है कि डिजीज इतनी सीवियर हो जाए। दूसरा ये कि अगर किसी बच्चे को अटैक होगा पोलियो का, तो वो लाइफ लॉन्ग क्रिप्टिंग डिजीज है, सारी उम्र की माजूरी है। तो ये चीजें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। माओ को, पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि हमारी एक छोटी सी गलती से, और अगर हम एहतियात नहीं करेंगे, कतरे नहीं पिलाएंगे, तो और फिर दूसरी बात यह है कि इन माओ के और पेरेंट्स को इतने अखराजात करने पड़ जाते हैं। एक सिक बच्चे को सारी उम्र के लिए जब आप संभालते हैं तो मल्टीप्लाई कर जाती हैं चीजें बहुत ज्यादा। उसका हेल्थ का अपना खर्चा, बेड पे रहने की वजह से व्हील चेयर बाउंड बच्चे हो जाते हैं, फिर उनको जो बीमारियां, उनकी इम्यूनिटी कम रहती है, उनको और तरह की बीमारियां ज्यादा लगनी शुरू हो जाती हैं। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता, ना सिर्फ पेरेंट्स के लिए बल्कि मुआशरे के लिए, इवन कंट्री के लिए। तो एक बहुत बड़ा बर्डन है ये डिजीज का, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, और मिलियन ऑफ रुपीज इसके ऊपर रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि मैं आपसे ये सवाल अब इसलिए करूंगी क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये तशवीश पाई जाती है, या फिर बहुत सारे लोग इसको इतना सीरियस नहीं लेते कि पोलियो वायरस फैलता कैसे है, क्योंकि उमूमन ये कहा जाता है कि ये सांस की नाली के थ्रू फैलता है, और फिर उसके बाद जो है इसके कोई इतने ख़ास असरात भी नहीं होते, लोग इस तरह से बातें करते हैं। तो मेरा सवाल आपसे इसलिए ये है कि आप थोड़ा सा एलेबोरेट करके ये चीज़ बताएं कि पोलियो वायरस के फैलने के क्या सिम्टम्स हैं, किस तरह से ये फैलता है। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है। पोलियो वायरस बेसिकली हम अपनी लैंग्वेज कहते हैं फीको ओरल रूट। होता ये है कि कोई भी गंदी चीज आप खा लेते हैं, स्पेशली सैनिटेशन के हमारे प्रॉब्लम है, हमारा सीवरेज वाटर जो है वो ड्रिंकिंग वाटर के अंदर जब मिल जाता है और जरासीम सारे उसके अंदर आ जाते हैं, फिर जो भी बच्चा कोई गंदी चीज खा ले या गंदा पानी पी ले, तो बेसिकली ये मैदे के थ्रू ट्रेवल करता है, आंतों में जाके ये वायरस परवरिश पाता है, वहां पे बढ़ता है। और अगर बच्चे की इम्यूनिटी कम होती है
جس کو ویکسینیشن نہیں ہوتی تو اس میں ڈیزیز آ جاتی ہے. یہ ہمارے نروس سسٹم کو بیسیکلی انوالو کرتا ہے اور بچے معذور ہوتے ہیں. اور یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے بچے 95% تک تو بچے اسمپٹومیٹک ہوتے ہیں اور بڑے کم بچے ہوتے ہیں جن کو پیرالسس ہو جاتا ہے اور بہت ہی کم ہوتے ہیں جن کو ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. سو یہ عام طور پہ شروع کے اندر سمپل فلو اور اس طرح کی چیزیں جو چھوٹی موٹی فیور ہو گیا, پینز ہوگی, اس طرح کے سمپٹمس کے ساتھ آتے ہیں بچے اور یہ ریکور ہو جاتے ہیں. تو جب بیماری کا پتہ لگتا ہے ایگزیکٹلی اس وقت تک بیماری ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے, وہ ٹریٹ ہی نہیں ہوتی, یہ قابل علاج ہے ہی نہیں ہے. اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو پریونٹ کیا جائے. اور پریونٹ کرنے کا ایک تو ہینڈ ہائیجین بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ جو بھی چیز کھائیں پانی ابال کے پئیں, ہاتھ صاف رکھیں, مائیں صاف رکھیں کھانا پکانے سے پہلے بھی, بچے واش روم میں جانے کے بعد بھی. تو یہ پریونشن ہے ہائیجین کے ساتھ. ڈرنکنگ واٹر ابال کے آپ استعمال کریں. اور دوسرا یہ کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ویکسین کریں. ویکسین سے زیادہ اچھی پریونشن اور کوئی نہیں. ڈاکٹر صاحب دیٹ از ویری گڈ آنسر. اور انفارچونیٹلی وی آر سٹنگ ان 2025 اور وی آر ڈسکسنگ کہ کس طرح سے پولیو کو اور پولیو کی مہم کو تیز کیا جائے. یہ انفارچونیٹ ہے, لیکن کیونکہ آپ موجود ہیں تو میں یہ کلیریفیکیشن بھی چاہتا ہوں. بہت سارے والدین اس وقت سن رہے ہوں گے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ پولیو ویکسین یا پھر والدین کہ اس کے کچھ سائیڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں جب یہ بچوں کو لگواتے ہیں, تو اس حوالے سے پلیز ان کو کلیریفائی کیجیے گا. جی بالکل, یہ بہت بڑی میتھ ہے جی. بالکل کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہوتے ہیں, بالکل سیف ہے یہ اور افیکٹو ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ساری دنیا پولیو فری ہو گئی انہی پولیو ڈراپس اور انہی ویکسینیشن کو, اور صرف ہم رہ گئے ہیں. اگر کوئی اتنے سائیڈ افیکٹس ہوتے اس کے, بعض کا دو کہتے ہیں بانجھ پن ہو جاتا ہے, بعض کہتے ہیں کہ اور پرابلمز ہو جاتی ہیں ڈیزیز, تو پھر ساری دنیا میں وہ ڈیزیز پھیلی ہوتی نا. اتنے سال سے 50 سال سے یہ ویکسینیشن مل رہی ہے, کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوا اور دنیا نے فتح کر لیا, فتح حاصل کر لیا پولیو کے اگینسٹ. ہم اسی مسکنسیپشن اور اسی متس کے پیچھے اپنے بچوں کو ڈینائل کے اندر رہتے ہیں, پلاتے نہیں ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے مغرب یا ہمارا بانجھ پن ہے. کوئی بالکل اس طرح کی بات نہیں. اور دیکھیں نا پاکستان کی آبادی کتنی ہے, کتنے عرصے سے ہم پولیو ڈراپس آ رہے ہیں. اگر ان کا یہی ایسی افیکٹ ہوتا تو آبادی کیا ہماری بڑھتی اتنی, کبھی بھی نہیں پاسبل تھا. تو لوگوں کو ان چیزوں سے نکلنا چاہیے اور جو لوگ جانتے ہیں, جو ماہر ہیں, ان سے مشورہ کرنا چاہیے, اپنے کانسیپٹس کلیئر کریں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, ویسے تو بہت ساری ویکسینز ہوں گی جو لگائی جاتی ہوں گی, لیکن او پی وی جو ویکسین ہے عموماً اس حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ یہ نومولود بچوں کو نہیں دی جا سکتی. کیا ایسا ہی ہے یا پھر اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں؟ جی بالکل کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ویکسین ساری دی جاتی ہیں بہت سی, اور ہم نے ڈفرینٹ ایج گروپس کے اندر ویکسین دیتے ہیں ہم. بعض ویکسین ایسی ہوتی ہیں جو کہ اسپیشل کنڈیشنز میں نہیں دیتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر کسی بچے کو خدا نخواستہ کوئی کینسر ہوا ہے, کسی کو اور کوئی ایسی نیفروٹک سنڈروم ہے, کوئی اسٹیرائڈس کے اوپر ہے, بڑے ریئر چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر بچوں کو ہم وقتی طور پہ اوائڈ کر دیتے ہیں ویکسینیشن. یہ ویکسینیشن 100% سیف اور افیکٹو ہے اور نیو بارن کے لیے لازمی ہے. اور نیو بارنز کے اندر ان بچوں کے اندر امیونٹی ایک دم بوسٹ کرتی ہے, بڑی جلدی یہ امیونائز ہوتے ہیں. ان کو دینا زیادہ امپورٹنٹ ہے, بجائے یہ کہ یہ ڈیزیز کو ایکسپوز ہو جائیں اور اس کے بعد اس کا حل نہ ہو. تو اس سے پہلے دینا ضروری ہوتا ہے تاکہ ان کے اندر قوت مدافعت پیدا ہو سکے بیماری کو فائٹ کرنے کے لیے. سو نیو بارن کو ضرور پلانی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, پولیو ویکسین, پولیو کی بیماری سے چھٹکارے کے لیے صرف پولیو ویکسین ہی ضروری ہے یا پولیو ویکسین کے ساتھ ساتھ کچھ حفاظتی اقدامات بھی ہوتے ہیں جو کرنا لازمی ہوتے ہیں؟ جی بالکل, یہ بہت اچھا کوشچن ہے آپ کا. میں نے پہلے بھی تھوڑا سٹریس کیا تھا کہ صرف پولیو وائرس نہیں, اس کے علاوہ اوورل ہائیجین کا دھیان کرنا بڑا ضروری ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ ڈرنکنگ واٹر بوائل کر کے لیں, یہ سیوریج کا ڈرنکنگ واٹر میں ملتا ہے تو اس سے پھیلتی ہیں چیزیں. ہینڈ ہائیجین از اے سنگل موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جس کو میں سٹریس کروں گا کہ ہاتھ دھو کے کھانا کھانا ہر چیز سے وہ ضرور کرنا چاہیے. یہ ساری اوور آل جو ہے ویکسینیشن ساری کرانی چاہیے. باڈی جتنی اسٹرانگ ہوگی اس میں ریزسٹنس ڈیولپ ہوگی. ڈائٹ اچھی رکھیں بچے کی. تو یہ تو سارے 7 چیزیں ہیں, لیکن ہائیجین اور ویکسینیشن یہ 2 بیسک پراپر چیزیں ہیں جو کرنا چاہیے. اور بلکہ میں اس فورم سے گورنمنٹ سے بھی درخواست کروں گا کہ ہمارے ڈرنکنگ واٹر کے اوپر بہت توجہ کریں اور ہمارا سیوریج سسٹم جو ہے اس کو اپلفٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ مکسنگ چیزیں نہ ہو, پائپ چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے اوپر خاص سٹریس کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب لاسٹلی مجھے یہ بھی بتا دیں کہ ایک ویکسین ایک بچے کو پولیو کے سے حفاظت کے لیے ایک ویکسین کی کتنی خوراکیں دی جا سکتی ہیں؟
जी, आम तौर पे तो अगर रूटीन के अंदर सारे बच्चों को मिल रही हो तो 5 वैक्सीनेशन का कोर्स होता है, वो अगर हो जाता है तो हमारा काम हो जाता है। लेकिन गुजारिश ये है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, अगर वो मिक्स हों, जिन बच्चों की वैक्सीनेशन हो गई है और जिसकी नहीं हुई है, तो उनका हमें अपनाना पड़ता है। जिनको वैक्सीन हम दे चुके हैं, उनको अगर हम एक्स्ट्रा वैक्सीन देंगे तो वो उसमें बूस्टर का काम करेगी, उसको मजीद कुव्वत मुदावत देगी, उसमें नुकसान कोई नहीं। लेकिन जो बच्चे मिस हो गए होते हैं, अगर उनको हम ना दें तो उसका उनको नुकसान होगा। इसलिए हम भी बार बार कैंपेन भी करते हैं, बार बार ड्रॉप्स भी पिलाते हैं कि एक्स्ट्रा डोजेस का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जो डोजेस नहीं लेते, जो रह जाते हैं, खास तौर पे जैसे कुछ आपने देखे कि लोग इधर से उधर मूव करते रहते हैं, खाना बदोश होते हैं, जो पेरीफ्री में है, दूर दराज इलाकों के अंदर रहते हैं, जहाँ अप्रोच नहीं हो सकती, या कुछ गेस्ट आ जाते हैं दूर दराज इलाकों से, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से, तो जब हम सारों को पिलाते हैं तो कोई बच्चा मिस नहीं होने पाता। तो दिस इज द बेसिक एम। लेकिन जनरली बेसिक जो है वो 5 डोजेस का कोर्स होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और इन डिटेल हमने डिस्कशन करते हैं कि हमारी जो एक काविश है पोलियो के हवाले से ये भी काम आए और हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान पूरी दुनिया की तरह पोलियो फ्री हो जाए। ख़वातीन हज़रात, आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।